हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 37। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशो जेड एम्पर और क्वीन मदर को करीब लाने के लिए किजाओ सिटी में पहुंच जाता है। उसने एक इमॉर्टल का फॉर्म लेकर उन्हें अपने डिसाइपल्स बना लिए, जिसके चलते जेड एम्पर काफी सारी चीजें सीख गए। इतना ही नहीं, उन्होंने क्वीन मदर को भी प्रपोज कर दिया, मगर जीफंग, टाओइज्म और लुया इन दोनों को अलग करने पर तुला हुआ था, इसलिए उन्होंने मॉर्टल्स की दुनिया में जंग छेड़ दी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि किजाओ सिटी पर डावी इमॉर्टल सेट की फौज आ चुकी है। डावी इमॉर्टल सेट किजाओ सिटी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था और इतनी बड़ी फौज को देखकर किजाओ सिटी के सैनिकों का मनोबल भी गिर जाता है। तो हुआ यूमिंग ने अपने सैनिकों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि दुश्मन एक विशाल फौज को लेकर हमारे गेट पर आ चुका है, लेकिन हम में से हर एक शख्स अगर उनके 10 लोगों को मार पाए तो ये जंग हम आराम से जीत जाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे सिटी लॉर्ड की परमिशन चाहिए ताकि मैं अपनी सेना लेकर बैटल में उतर पाऊँ। तो सिटी लॉर्ड की डॉटर यानी कि निंगशुआन ने उसे परमिशन दे दी। वो कह रही थी कि तुम दुश्मनों का सामना करो, तब तक मैं इस सिटी को इवैक्यूएट करूंगी। मैं जानती हूँ कि ये जंग जानलेवा है, मगर फिर भी मैं इंतजार करूंगी कि तुम फतेह हासिल कर मेरे पास वापिस आ जाओ। तो अब हुआ यूमिंग अपनी आर्मी लेकर दुश्मन का सामना करने के लिए बैटल फील्ड में उतर जाते हैं। थोड़ी देर में इन दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया था। हुआ यूमिंग अपने सामने आने वाले हर एक दुश्मन को मार रहे थे और इधर निंगशुआन ड्रम्स बीट करना शुरू कर देती है ताकि उनके सैनिकों का मनोबल बना रहे। वैसे तो चिजाओ सिटी के सैनिक काफी ज्यादा कम थे, मगर फिर भी उन्होंने अपने से 4 गुना बड़ी फौज का सामना किया। वो किसी भी कीमत पर अपनी सिटी को गंवाना नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम हुआ यूमिंग को देखते हैं, जिसने गोल्डन रोप का यूज करते हुए दुश्मन के सेनापति को जकड़ लिया। जिसके बाद यूमिंग बड़ी ही तेजी से हवा में जंप करते हुए सीधे उस बंदे पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने कुछ ही पलों में उस सेनापति के अंदर अपनी तलवार घुसा दी थी, जो देखकर दुश्मनों की सेना कांप उठी। अपने कैप्टन के बिना वो इस जंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने किजाओ सिटी के सामने हार मान ली। अब जंग खत्म होते ही यूमिंग घायल हालत में निंगशुआन के पास आ जाता है। उनके वहाँ आते ही निंगशुआन ने उन्हें अपने बाहों में ले लिया। इन दोनों को लग रहा था कि जंग खत्म होने के बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। ये लोग देखते हैं कि उनकी सिटी पर सेलेस्टियल अटैक हो रहा है, जिसे रोकना इनके बस की बात नहीं। वहाँ पर एक नहीं बल्कि ढेर सारे एस्टेरॉइड्स किजाओ सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और ये नजारा देखकर जेड एम्परर की बेटी लाओजी काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहने लगी कि हेवंस ने हमें पहले ही दिखा दिया था कि इस बैटल में मेरे पेरेंट्स की जीत होगी, तो फिर अचानक से इन पर सेलेस्टियल अटैक क्यों हो रहा है। अब वो काफी ज्यादा घबराती हुई चांगशाओ से इसका जवाब पूछने लगी, मगर चांगशाओ को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस सिटी का मुआयना करने लगा। और थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि ये अटैक बस किजाओ सिटी पर नहीं हुआ, बल्कि पूरे की पूरी यूचिन किंगडम पर हुआ था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूचिन किंगडम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अब हमें यूचिन किंगडम का सीन दिखाया गया, जहाँ पर दुश्मन इंपीरियल पैलेस में घुस चुके थे। यूचिन पर अटैक की खबर डूशियान पिक को भी मिल चुकी थी, जिससे वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए। अभी सभी लोग एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांगशाओ भी यूचिन किंगडम की तरफ रवाना हो चुका था और तभी उसे याद आता है कि यूचिन किंगडम पर तो शुयाना के फादर हुकूमत करते हैं। साथ ही चांगशाओ को यूचिन किंगडम जाने के लिए सेंट टाइचिंग से भी परमिशन मिल गई थी। सेंट टाइचिंग चाहती थी कि चांगशाओ इस जंग में जाकर इंटरफेयर करे। वहीं दूसरी तरफ हम डूशियान पिक के सभी एल्डर्स को देखते हैं, जो कि यूचिन किंगडम की तरफ रवाना हो चुके थे। एल्डर जियांग कहने लगे कि यूचिन किंगडम शुयाना का घर है, इसलिए वो जंग की खबर मिलते ही अपने घर की तरफ रवाना हो गई, मगर उसने इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। पता नहीं क्यों वो लड़की एक मॉर्टल जैसे बिहेव क्यों करती है। एल्डर जियांग के साथ साथ बाकी के सभी इमॉर्टल शुयाना की इस हरकत से नाराज थे। वो कहने लगे कि अगर शुयाना अपने किंगडम के बारे में हमें बताती तो शायद हम उसके साथ ही चले जाते, मगर ऐसा लगता है कि वो बंदी हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। इधर एल्डर जियांग तो शुयाना की सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गए, तो उनकी वाइफ उन्हें जाकर समझाने लगी कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शुयाना को कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी जियो उसके साथ गई है। जिस पर एल्डर जियांग कह रही थी कि हाँ, उसी वजह से तुम्हें ज्यादा परेशान हूँ। शुयाना तो एक बार का बात को समझ लेगी, मगर हमारी जियो तो उससे डबल पागल है। तभी एक दूसरे इमॉर्टल किंग शाओ से कहने लगे कि ये तो एक मॉर्टल्स की बैटल है और इसमें दुश्मनों के ग्रेट इमॉर्टल सेक्ट ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हमारी दुनिया के कानून के अनुसार हम इस बैटल में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिस पर किंग शाओ कहने लगे कि हम इस बैटल में इंटरफेयर नहीं कर रहे, हम तो बस यूचिन किंगडम को मैजिकल आर्टिफैक्ट और टेलिस्मान्स प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमने किसी भी रूल को ब्रेक किया है। वैसे देखा जाए तो इस बैटल के
पीछे डावी इमॉर्टल्स का ही हाथ है। उनका इस बैटल में कोई ना कोई मोटिव तो जरूर होगा। वही दूसरी तरफ हम शुयाना को देखते हैं, जो कि अपने फ्लाइंग घोड़े पर बैठकर योचिन किंगडम की तरफ रवाना हो चुकी थी। उसे अपने क्रिस्टल को देखकर फिनिक्स क्लैन के कॉन्गशुन की याद आती है, जिसके कहर से चांगशाओ ने इन लोगों को बचा लिया था। उस दिन शुयाना ने कॉन्गशुन के सामने बड़ी ही बदतमीजी से बात की थी, इसलिए चांगशाओ उसे अकेले में बात करने के लिए बुला लेता है। उससे पूछने लगे कि सीनियर चांगशाओ, बता इस बार मुझसे कौन सी गलती हो गई? मुझे पता है मैंने कॉन्गशुन के एक्शंस पर उंगली उठाई थी, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा बेरहम है। जिस पर चांगशाओ कहने लगा कि तुम्हारी सारी बातें मेरे समझ आ चुकी है। सामने वाला बंदा चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम उसके सामने सच्चाई के अलावा कुछ भी बोल नहीं सकती। फिर जूनियर शुयाना, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बीती जिंदगी की याद आती है। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसा था। चलो यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ और मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। तो शुयाना तुरंत ही चांगशाओ के पास जाकर बैठ जाती है। वो कह रहा था कि शुयाना, मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी थी, मगर अब मैं बदल चुका हूँ, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इस राह पर मैंने कई सारे खतरों का सामना किया, तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने नेचर को बदलना पड़ा। अब तो मुझ में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं। मैंने उनकी सोच को देखकर अपनी सोच को ढाल लिया, मगर तुम तो अभी भी वैसी हो। तुमने भी अपनी पास्ट लाइफ में न जाने कितने ही खतरों का सामना किया, मगर फिर भी तुमने अपने नेचर में कोई बदलाव नहीं किया। तुम्हारे एक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पास्ट में थी। लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये प्रिमोर्डियल वर्ल्ड कितना ज्यादा खतरनाक है। तुम अपनी सच्चाई की बातें लेकर यहाँ की पावरफुल लोगों को उकसा नहीं सकती। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी मौत पक्की है। तुम्हारी सच्ची बातों से यहाँ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितना भी जोर से क्यों न चीखो। तुम इस दुनिया को बिल्कुल भी बदल नहीं सकती। उल्टा तुम्हारे एक्शन से तुम्हारे साथी भी मारे जा सकते हैं। वेल, इस दुनिया में कमजोरों को सरवाइव करने का एक नियम है, जिसके बारे में मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम्हें अपना हर एक एक्शन सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे हर एक एक्शन के बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस साबित हो सकते हैं। देखा जाए तो मैंने भी इस दुनिया को चैलेंज करने की कोशिश की थी, और यकीन मानो मैं इसमें बुरी तरह से हार गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दो, जैसा कि एक जमाने में मैंने किया था। अब शुयाना उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा मायूस हो गई। तो चांगशाओ कहने लगा कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारी अच्छाई की तारीफ कर रहा था। देखो, यूजिन किंगडम का पूरा भविष्य कॉन्गशुन के हाथ में है। अगर तुम उसके साथ पंगे लोगी तो फिर वो तुम्हारी यूजिन किंगडम को एक ही सेकंड के अंदर तहस नहस कर देगा। इसलिए पावरफुल लोगों के साथ दुश्मनी करने से बेहतर है उन्हें अपनी साइड कर लो। उस दिन चांगशाओ ने शुयाना को ये लेक्चर इसलिए दिया था क्योंकि शुयाना फिनिक्स क्लैन के लीडर कॉन्गशुन से उलझ रही थी। अगर वो भड़क जाता तो आज न कल डूशियान को भी तबाह कर देता। जिसके बाद चांगशाओ एक डेमो के जरिए शुयाना को कुछ विजन दिखाने लगा। उसका जेड क्रिस्टल लेकर एक पत्थर पर पटक देता है। वो पत्थर यानी कि एक पावरफुल इमॉर्टल, और वो जेड क्रिस्टल यानी कि शुयाना। अगर वो पावरफुल इमॉर्टल से पंगे लेगी तो टूटकर बिखर जाएगी। जिसके बाद चांगशाओ अपने टाउची डायग्राम का यूज करते हुए उसके जेड क्रिस्टल को दोबारा से जोड़ देता है। इस बार चांगशाओ ने उस जेड क्रिस्टल को बड़ी ही आराम से उस पत्थर पर लगा दिया था, जिससे वो पत्थर पीछे पुश होते हुए एक बड़ी कैटास्ट्रोफी को रोकने चला जाता है। यहाँ पर चांगशाओ से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पावरफुल लोगों को दुश्मन बनाने से अच्छा है उनके दोस्त बनो, उनके पास का यूज करके खुद का फायदा कर लो। तो अब शुयाना भी चांगशाओ की सारी बात समझ चुकी थी। चांगशाओ कहने लगा कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और ये प्रिमोर्डियल दुनिया सही और गलत में पूरी तरह से फंस चुकी है। यहाँ पर क्या सही और क्या गलत इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसीलिए तुम्हारी हर एक मूव सोची समझी होनी चाहिए। जंग में कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है इसका फैसला करना तुम्हें आना चाहिए। अगर सोच समझ कर चाल चलोगी तो तुम खुद के साथ साथ अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट रख सकती हो। तो अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। शुयाना अपने एल्डर्स के पास वापस आ चुकी थी। उनसे कह रही थी कि मैं यूजिन किंगडम के लिए अकेले ही चली गई, जबकि मैंने आप लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए था। मैंने खुद के साथ साथ आप लोगों की जान को भी खतरे में डाला, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सेक में वापस जाने के बाद इमॉर्टल मुझे पनिश करे। उसकी बातें सुनकर जियो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहती, शुयाना कहीं तुम्हें किसी भूत ने पजेस तो नहीं कर लिया? और अब शुयाना वापस से अपने फ्लाइंग घोड़े पर आ जाती है। उसके पीछे पीछे जियो भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। जियो से कहने लगी कि शुयाना तुम्हें एल्डर से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारे किंगडम पर अटैक हुआ तो तुम्हारा वहाँ जाना लाजमी था। जिस पर शुयाना कहने लगी कि जैसे ही मैंने कल्टीवेशन की राह चुनी मैंने मॉर्टल्स के साथ के सारे कनेक्शंस को तोड़ दिया था, इसीलिए मेरा उस जंग में शामिल होना सही नहीं रहेगा। मगर जियो उसे समझाने लगी कि वो तुम्हारा किंगडम है, तुम अपने ही लोगों से पीछे नहीं हट सकती, और अगर वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारी जान पर बनाई तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर जियो
जीव तो शराब पीने के बाद क्या बकबक करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, और ये बात शुयाना भी अच्छे से जानती थी। इसलिए वो कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि हमारा सिख मॉर्टल्स की जंग में इंटरफेयर करे। हालांकि जीव से बैटल में जाने के लिए पूरी तरह से उकसा रही थी, और तभी उनके फ्लाइंग गोड पर अटैक हो गया। पहले अटैक किया था डाउई इमॉर्टल सिख के हुओ ने। इतना ही नहीं, उसने डूशियान के कुछ एल्डर्स को भी कैप्चर कर लिया था, जो देखकर जीव उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। इधर हुओ जीव उसे कहने लगा कि मैं इन एल्डर्स को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता, मगर इनकी सलामती के लिए तुम्हारे डूशियान पिक को पीछे हटना होगा। तुम लोग यूचिन किंगडम का साथ छोड़ दो और मैं इन्हें डूशियान पिक में वापस पहुंचा दूंगा। जिस पर जीव कहने लगी कि यूचिन किंगडम को हमारे डूशियान पिक का सपोर्ट है, हम उन्हें इस मुश्किल हालात में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद जीव ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस फ्लाइंग गोड को आजाद कर दिया। साथ ही वो 1 सेकंड के अंदर ही अपने एल्डर्स को भी रिहा कर लेती है। उसकी ये हरकत देखकर हुओ तो काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि तुमने जानबूझकर लड़ाई की शुरुआत की है, अब तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी इमॉर्टल्स अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इधर जीव ने अपने फ्लाइंग गोड का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्मोक रिलीज कर दी, जिससे उन इमॉर्टल्स को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तब तक शुयाना अपनी तलवार निकाल लेती है, लेकिन जीव उससे कहने लगी कि तुम सीधा यूचिन किंगडम के लिए रवाना हो जाओ और इन लोगों को मैं संभाल लूंगी। तो शुयाना तुरंत ही अपने किंगडम की तरफ रवाना हो जाती है। इधर जीव इन लोगों से अकेले ही फाइट कर रही थी। वहीं पर शुयाना को अपनी माँ की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, और उसी वक्त एक इमॉर्टल उसके पीछे से आकर उस पर एक फायर बॉल से अटैक कर देता है। शुयाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अटैक को कैसे डॉज करेगी, और उसी वक्त चांगशा को पेपरमैन एक्टिवेट होकर शुयाना को वहाँ से गायब कर देता है। ये देखकर वो इमॉर्टल काफी ज्यादा भड़क गया था। वहीं दूसरी तरफ यूचिन किंगडम में तबाही मची हुई थी, और तभी चांगशा वहाँ पर आ जाता है। दुश्मनों की आर्मी ने यूचिन के कई सारे सिपाहियों को काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें इस राज्य की क्वीन दिखाई जाती है, जिसे खबर मिलती है कि इस जंग में उसका बेटा यानी कि क्राउन प्रिंस मारा जा चुका है। प्रिंस की मौत की खबर से क्वीन और प्रिंस की वाइफ पूरी तरह से टूट चुकी थी। प्रिंस की वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने पति के साथ अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो क्वीन से कहने लगी कि माँ, हमें यहाँ से जाना ही होगा, हमारे लिए नहीं बल्कि इस छोटी सी जान के लिए हमें यूचिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्वीन भी अपने दिल पर पत्थर रख के हुक्म देती है कि जल्दी से पैलेस को खाली कर दो, हमें इस जंग में पीछे हटना ही होगा। तो लोग तुरंत ही पैलेस को छोड़ के भागने लगे, मगर दुश्मनों ने उन्हें जाते हुए देख लिया, तो इन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर चांगशाओ ने भी विजन के जरिए ये देख लिया था, तो वो बड़ी ही तेजी से अपने सारे टैलिस्मान को निकाल लेता है। इन टैलिस्मान को बनाने के लिए चांगशाओ ने काफी सारी मेहनत की थी। चांगशाओ ने अपने सारे टैलिस्मान यूचिन के आर्मी पर स्टिक कर दिए थे, जिससे उन लोगों से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगी। चांगशाओ उनसे कह रहा था कि मैंने तुम्हारी पावर्स को बढ़ा दिया है, अब जाकर दुश्मनों का खात्मा करो, तुम्हें किसी भी कीमत पर यूचिन किंगडम को बचाना ही होगा। इधर यूचिन किंगडम के आर्मी में टैलिस्मान ने ढेर सारी पावर्स डाल दी थी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाता है। जिसके बाद उन्होंने बड़ी ही तेजी से दुश्मनों पर अटैक करना शुरू कर दिया। चांगशाओ ने यहाँ की थोड़ी बहुत सिचुएशन तो संभाल ली थी, और तभी वहाँ पर यूमिंग और निंगशुआंग भी पहुँच जाते हैं। निंगशुआंग कह रही थी कि मैं यूचिन के गवर्नर की बेटी हूँ, मैं अपने किंगडम को ऐसे ही तबाह नहीं होने दे सकती। इधर हुआ यूमिंग भी कह रहा था कि मैं यूचिन किंगडम के जनरल का बेटा हूँ, चाहे हमें हमारी जान भी गंवानी क्यों न पड़े, लेकिन हम यूचिन के साम्राज्य की हिफाजत करेंगे। जिसके बाद ये दोनों भी जंग में उतर गए। इन्होंने बड़ी ही तेजी से दुश्मनों का खात्मा करना शुरू कर दिया था। ये कई सारे लोगों को मारते हुए सीधा यूचिन किंगडम के राजा के सामने अपना सिर झुकाते हैं। अब बैकग्राउंड में चांगशाओ हमें इस राजा के बारे में बता रहा था। दरअसल यूचिन किंगडम का राजा हजारों सालों पहले ही मारा जाता, लेकिन उसने हजारों सालों से एलिक्सर्स लेकर अपनी लाइफ को एक्सटेंड किया, ताकि वो अपने साम्राज्य की हिफाजत करके यहाँ पर रूल कर पाए। मगर हेवन को ये बात गवारा नहीं थी। यहाँ के राजा ने कुदरत के खिलाफ जाकर हेवन को चैलेंज किया था। अब हेवन के रूल ब्रेक होने की वजह से हेवन ने उसे एक कार्मिक पनिशमेंट दी, जिसे कार्मिक ट्रिब्यूलेशन भी कहा जाता है। मगर यूचिन किंगडम के राजा ने उस पनिशमेंट को भी सर्वाइव कर लिया। उसने हमेशा अपने आवाम को अपने दिल के करीब रखा, और इसी वजह से यूचिन के सभी लोग उससे प्यार करते हैं। अब इसी चीज को कंसीडर करते हुए हेवन को पीछे हटना पड़ा। वो अब चाहकर भी यूचिन किंगडम के राजा की जान नहीं ले सकता था। सो ये थी यूचिन किंगडम के राजा की कहानी।
लेकिन चांगशा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेंट टाइचिंग यूजिन किंगडम को बचाना क्यों चाहते हैं। आमतौर पर इमॉर्टल्स कभी मॉर्टल की जंग में दखल नहीं देते, ये हेवन के रूल्स के खिलाफ है। मगर फिर भी सेंट टाइचिंग ने चांगशा को स्पेशली यहाँ भेजा ताकि वो यहाँ की सिचुएशन को संभाल पाए। तो अब चांगशा के सामने दो सवाल खड़े हो गए। एक तो ये कि सेंट टाइचिंग यूजिन किंगडम को बचाना क्यों चाहते हैं, या फिर दूसरा ये कि सेंट टाइचिंग यूजिन किंगडम को नहीं बल्कि जेड एम्परर और क्वीन मदर को बचाना चाहते हैं। इधर हुआ यूमिंग और निंगशुआंग बड़ी ही तेजी से दुश्मनों का सफाया कर रहे थे और वहीं पर चांगशा अपने ही सवालों में खोया हुआ था। वो कहता है कि इस जंग के पीछे जरूर से कोई दूसरी वजह होगी और जब तक मैं इस जंग की वजह को ढूंढ ना लूं मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। इधर यूजिन किंगडम के लोग देखते कि वहाँ पर दुश्मनों के ढेर सारे ट्रूप्स पहुँच चुके हैं। इन्होंने न जाने कितने ही लोगों को मार दिया था मगर दुश्मनों की आर्मी खत्म होने का नाम नहीं लेती। अभी खतरनाक जंग ऐसे ही चल रही थी कि तभी वहाँ पर एक ईवल शैडो से कवर्ड हुआ बीस्ट पहुँच जाता है। वो बीस्ट अपने रास्ते में आने वाले हर एक सिपाही को मार रहा था। थोड़ी देर में वो ईवल शैडोज उस पूरी जगह पर फैलने लगी जिसके कांटेक्ट में आते ही यूजिन किंगडम के सिपाहियों को तकलीफ हो रही थी। वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगे। ऐसा ही करते करते उस ईवल पावर ने ढेर सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया और तभी वहाँ पर एक बंदी की एंट्री होती है। वेल इसी बंदी के ईवल ड्रैगन ने इन लोगों को मार दिया था जिसके बाद वो अपने ड्रैगन से कहने लगी कि आज यूजिन किंगडम का एक भी बंदा बच के नहीं जाना चाहिए, पूरे की पूरी यूजिन किंगडम को निस्तनाबूद कर दो। तो उसके कहने पर वो ड्रैगन अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर देता है। वो बंदी कहने लगी कि इन लोगों की ऐसी हालत को रोकिए, खुद ही मौत की भीख मांगे। अभी बंदी कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो कुछ भी बताया नहीं गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।